हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के विषय में जानेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट में जो वो होती है जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें जो प्रॉमिसर है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की अनकंडीशनल अंडरटेकिंग देता है। हर कंडीशन में वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। ठीक है, किसी घटना के होने पे नहीं होने पे उससे मतलब नहीं है। वो हर स्थिति में वो अपनी अपनी वो परफॉर्म करेगा अपनी अंडरटेकिंग को। ठीक है, लेकिन सेक्शन 31 में कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसकी डेफिनेशन देखिए। अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग। कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा हुआ कोई घटना डज और डज नॉट हैपन, या तो होती है या फिर नहीं होती है। तो क्या करना है कि कुछ करने या कुछ नहीं करने का कॉन्ट्रैक्ट है। एक ऐसी घटना जो उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई है, वो घटना होती है या नहीं होती है, उस पर डिपेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट तभी परफॉर्म किया जाता है इस केसेस में जब वो इवेंट या तो होता है या फिर नहीं होता है, या तो अकर होता है या फिर नहीं होता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम मिला, ठीक है, और वो इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया कि वो 2 लाख रुपए देगी ए मिस्टर ए को अगर उसकी कार डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर मिस्टर ए की कार डिस्ट्रॉय हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी 2 लाख रुपया देगी। ठीक है, अब इंश्योरेंस कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट तभी परफॉर्म करेगी जब कार डिस्ट्रॉय हो जाए। अगर कार डिस्ट्रॉय नहीं होती तो इंश्योरेंस कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस घटना के ऊपर कि कार डिस्ट्रॉय होती है कि नहीं, और ये घटना जुड़ी हुई है कॉन्ट्रैक्ट से। कोई अदर घटना हो उससे नहीं जोड़ा जा सकता, उस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई कोई घटना होनी चाहिए। उसके होने या न होने पे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा, तो उसको कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या एसेंशियल्स होते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। किसी घटना के होने या न होने पर वो उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और वो जो घटना है वो कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी हुई है वो घटना, कोई भी एक्स वाई जेड घटना पे नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा वो जो घटना है कंटीजेंट इवेंट है, वो वो कुछ भी हो सकता है। वो या तो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। कार डिस्ट्रॉय हो भी सकती है, कार डिस्ट्रॉय नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जाएगा उसके रूल्स क्या हैं, 5 हैं। पहले एक एक करके देख लेते हैं। ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, जब वो घटना हो जाती है, जैसे कार इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, वो जब कार डिस्ट्रॉय हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर वो एनफोर्स किया जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को, और उस इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगे जाएंगे। इसको ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ये कुछ करने या नहीं करने के लिए है। ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, कार डिस्ट्रॉय होना अनसर्टेन है, एक्सीडेंट होना अनसर्टेन है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्स होगा जब वो घटना हो जाए। यहाँ पे ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट लिखा है, तो कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्स होगा जब वो घटना हो जाए। और अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि वो घटना होनी इम्पॉसिबल हो जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, क्योंकि अब वो घटना हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये कार इंश्योरेंस का हमने एग्जांपल देखा। ऑन द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, पहला क्या था कि ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ये है नॉन हैपनिंग इवेंट ना हो, कोई भी घटना ना हो तब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, और वो घटना उससे उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, कोई भी अनसर्टेन इवेंट है और वो ना हो। पहले केस में था कि वो हो जाए तब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा, दूसरे केस में है कि वो ना हो तब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। तो फिर जब वो घटना होना इम्पॉसिबल हो जाए
ना हो का मतलब क्या, वो कभी आगे हो भी सकती है, तो हम कैसे समझें कि भाई वो अब नहीं होगी? तो वो तब होगा जब वो घटना होना इम्पॉसिबल हो जाएगी, अब तो हो ही नहीं पाएगी वो घटना, तब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, उसके पहले वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जाएगा। इसको थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से समझे कि ए ने एग्री किया कि वो बी को कुछ पैसे देगा अगर कोई जहाज जो है वो अपने वॉयस से, अपनी यात्रा से वापस ना आए। कोई पर्टिकुलर ट्रिप पे गया है जहाज, और अगर वो वापस नहीं आता है तो ए बी को कुछ पैसे देगा। ठीक है, और वो एक्चुअली में वो जहाज समुद्र में डूब गया। ठीक है, अब वो जहाज वापस नहीं आ सकता किसी हालत में, क्योंकि वो डूब चुका है। अब वो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जाएगा और एक से पैसे ले सकता है बी। ठीक है, क्योंकि अब वो होना इम्पॉसिबल हो गया। When shall an event, third है, when shall an event on which contract is contingent be deemed impossible if it is the future conduct of a living person? इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अगर ये जो अभी मैंने देखा कि वो डीम्ड इम्पॉसिबल हो गया था ना, कि अब वो जहाज वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर ये मान लीजिए किसी के कंडक्ट है के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी पर्सन के कंडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो कब हम मानेंगे कि ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, अब ये परफॉर्म नहीं, अब ये नहीं हो सकता? ये when such person does anything which renders it impossible that he should so act within any definite time or otherwise than under further contingencies। जब ये वो व्यक्ति कुछ ऐसा कर दे कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो कि वो एक्ट कर पाएगा। ठीक है, किसी निश्चित समय सीमा के अंदर वो एक्ट कर पाएगा। ठीक है, अदरवाइज देन अंडर फर्दर कंटीजेंसीज, दूसरी कंटीजेंसी कुछ और हो जाए, कुछ चेंज, हालात बदल जाए एकदम से, तो तब वो अलग बात है। नहीं तो जनरली वो व्यक्ति, अब उस व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है कि वो काम कर सके एक निश्चित समय सीमा के अंदर। इसको एग्जांपल से देखेंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा। ये ए ने एग्री किया कि वो बी को 1000 रुपए देगा अगर ए जेड से शादी कर लेता है। तो ए कह रहा है कि मैं बी को 1000 रुपए दूंगा अगर मैं जेड से शादी कर लिया तो, लेकिन जेड ने शादी कर लिया वाई से। अब ये इम्पॉसिबल हो गया कि ए और जेड की शादी हो पाएगी, क्योंकि जेड ने वाई से शादी कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है और बी को पैसे देने पड़ेंगे ए के द्वारा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अदरवाइज देन अंडर फर्दर कंटीजेंसीज। एक रिमोट पॉसिबिलिटी है कि वाई की डेथ हो जाए और उसके बाद जेड शादी कर ले ए से, एक रिमोट पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा इस समय, क्योंकि जेड ने शादी कर ली है वाई से, अब ए से शादी करना संभव नहीं है, इसलिए वो अब इम्पॉसिबल है शादी करना, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ये है ये दो से पॉइंट नंबर 2 से ही जुड़ा हुआ केस है, लेकिन ये डिपेंडेंट है कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन पे। ठीक है, हैपनिंग फोर्स पे आ जाते हैं। हैपनिंग ऑफ द कंटीजेंट इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम, कोई कंटीजेंट इवेंट का तय किया गया कि इतने समय सीमा के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जो परफॉर्मेंस है वो एक कंटीजेंट इवेंट होगी, उसका एक निश्चित समय एक सीमा के अंदर वो कंटीजेंट इवेंट होगी, तब परफॉर्मेंस किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड हो जाएगा? इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट अगर वो समय सीमा बीत गई, या फिर समय सीमा बीतने से पहले ही ये इम्पॉसिबल हो गया कि वो इवेंट हो पाएगा, वो इवेंट अगर कर पाएगा। सब समय सीमा नहीं बीती है अभी, लेकिन ये अब इम्पॉसिबल दिख रहा है कि अब वो इवेंट हो पाएगा, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर समय सीमा बीत गई तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। जैसे ये हैपनिंग ऑफ द कंटीजेंट इवेंट है, वैसे नॉन हैपनिंग भी है, इसका ऑपोजिट, नॉन हैपनिंग ऑफ द कंटीजेंट इवेंट विद इन अ फिक्स्ड टाइम। कोई भी कंटीजेंट इवेंट एक निश्चित समय सीमा के भीतर होनी है, उसके ऊपर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है। तो ये कब एनफोर्स किए जाएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट? जब निश्चित समय सीमा बीत चुकी है और वो इवेंट नहीं हुआ है। अगर
ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट था कि जब कंटिजेंट इवेंट नहीं होगा इतने समय के अंदर तब परफॉर्म किया जाएगा, और समय सीमा बीत चुकी है और वो इवेंट नहीं हुआ है, तब अब ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जा सकता है। या फिर अभी समय सीमा तो नहीं बीती है, लेकिन अब ये सर्टेन है, ये पक्का हो गया है कि अब वो इवेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है। ये हो गया कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब आगे जाते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। बिना उसके ऑफर और एक्सेप्टेंस के कोई कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। लेकिन लॉ ने कुछ स्पेसिफाइड केसेस दिए हैं जहां पे ऑफर और एक्सेप्टेंस के बिना भी कॉन्ट्रैक्ट है। वो स्पेसिफाइड केसेस ही हैं, कोई और केस नहीं हो सकता है। तो इन केसेस में दोनों पार्टी का कोई इंटेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में आने का, ना कोई ऑफर है ना कोई एक्सेप्टेंस है, फिर भी लॉ कहता है कि एक व्यक्ति के ऊपर ऑब्लिगेशन है दूसरे व्यक्ति की तरफ, और दूसरे व्यक्ति का कुछ राइट्स है पहले व्यक्ति की तरफ, ठीक है। तो जो पार्टी का कंडक्ट है दोनों पार्टीज का, उसके वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है, ना कि ऑफर और एक्सेप्टेंस है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये पूरी तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि लॉ में प्रेस्क्राइब किया गया है। एक होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। इसमें यह लिखा होता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के को नुकसान करके अपना दूसरे व्यक्ति की कॉस्ट पे अपना फायदा नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर ऐसे केसेस हो कि किसी व्यक्ति का दूसरे का नुकसान हो गया और किसी व्यक्ति का फायदा हो गया, तो फिर ये उस व्यक्ति का जिसका फायदा हुआ है उसकी ड्यूटी है कि वो वापस करे उसको सामान, ठीक है। अगर कोई ग्रेच्युटी एक्ट है, वो मानवता के आधार पर फ्री दे रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर किसी का ऐसा इंटेंशन नहीं है फ्री देने का, मानवता के आधार पर करने का, दान देने का, तो फिर अगर किसी व्यक्ति का फायदा हो गया है दूसरे व्यक्ति के नुकसान की वजह से, तो वो उस व्यक्ति को क्या ड्यूटी है कि वो वापस करे, उसका नुकसान पूरा कर दे। तो ये जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसके कुछ फीचर्स हैं कि देखिए, पहली बात तो कोई भी ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। कुछ स्पेसिफाइड केसेस हैं जिसमें लॉ एज्यूम करता है कि कॉन्ट्रैक्ट है और एक व्यक्ति के ऊपर ऑब्लिगेशन है और दूसरे व्यक्ति के ऊपर को राइट मिल गया है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी अन्य कॉन्ट्रैक्ट की तरह एनफोर्स किया जा सकता है। सेक्शन 68 टू 72 5 सेक्शन है, इसमें 5 तरह की परिस्थितियां लिखी हुई हैं जिसमें ये जिस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट होगा बिना ऑफर एक्सेप्टेंस के। क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। कोई पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। कौन है? माइनर होता है, ल्यूनेटिक होता है, इडियट्स होता है, ठीक है। इसी तरह के अन्य लोग होते हैं जो इनकम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। इन लोगों के संग कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो वॉइड होता है। लेकिन अगर इन लोगों को कुछ नेसेसरी सप्लाई कर दी जाए उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अनुसार से, कपड़ा दे दिया जाए, कुछ खाना दे दिया जाए, या अन्य जरूरतें जो उनकी है वो पूरी कर दी जाए, तो फिर वो जो पैसा किसी जो जिस व्यक्ति ने किया है ये काम, वो उस व्यक्ति की संपत्ति से, जो माइनर है, ल्यूनेटिक है, इडियट है, उसकी संपत्ति से एक रीजनेबल सम ले सकता है, ठीक है। इसको भी थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दोनों ने ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था कि तुम हमको खाना दो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तब भी उसने सप्लाई किया और नेसेसरी सप्लाई की, तो वो जिसको सप्लाई किया है उसकी संपत्ति से रीजनेबल सम ले सकता है, ठीक है। या तो वो नेसेसरीज जो है वो जो पर्सन इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको दी गई है, या फिर उसके डिपेंडेंट को दी गई है। दोनों में से किसी को भी दी गई है तो उस व्यक्ति की संपत्ति से पैसे वसूले जा सकते हैं, एक रीजनेबल सम, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस विषय में देख लीजिए। केवल नेसेसरीज के लिए ये लाइबिलिटीज हैं, खाना हो गया, कपड़ा हो गया, कुछ और अन आइटम हो गए जो उस व्यक्ति के स्टेटस के हिसाब से जरूरी है उसके सर्वाइवल के लिए,
वो केवल उसके लिए है। कोई अन्य सामान, स्कूटर या ये कुछ और चीज दे दिया जो नेसेसरीज नहीं है, तो उसके इसमें ये कौन सी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। जो इनकम्पिटेंट पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो केवल उसका जो संपत्तियां हैं उससे पैसे वसूले जा सकते हैं। उसको पर्सनली लायबल नहीं किया जा सकता कि वो खुद चुकाए किसी तरीके से। ये भी हमने देखा अभी कि नेसेसरी जो है वो या तो वो जो इनकम्पिटेंट पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको दी गई हो या उसके डिपेंडेंट को दी गई हो। ये केवल एक रीजनेबल सम ही लिया जा सकता है। जो सप्लायर जो चाहे डिमांड कर ले ऐसा नहीं है। कोई एक रीजनेबल सम उस केस में होगा वही लिया। सेकंड पॉइंट में जो कौन सी कॉन्ट्रैक्ट का है, सेक्शन 69 है। पहला वाला सेक्शन 68 था। तो reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested। ठीक है, सेक्शन 69 को देख लीजिए, बहुत छोटा सा है। a person who is interested in the payment of money which another is bound to by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by other। एक व्यक्ति ने कुछ पेमेंट किया दूसरे व्यक्ति को, ये पेमेंट उसकी करने की लायबिलिटी नहीं थी। लायबिलिटी किसी और व्यक्ति की थी। उसकी लायबिलिटी, मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर सी को पेमेंट कर दिया, लायबिलिटी मिस्टर बी की थी। ठीक है, मिस्टर बी की लायबिलिटी क्लियर हो गई। ठीक है, और मिस्टर बी लीगली बाउंड था उस पैसे को देने के लिए मिस्टर सी को, लेकिन पेमेंट मिस्टर ए ने कर दिया। ठीक है, तो फिर वो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि मिस्टर ए इंटरेस्टेड होना चाहिए, कुछ इंटरेस्ट मिस्टर ए का इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें। ठीक है, अगर ऐसे ही वॉलंटरली दे दिया तब नहीं। मिस्टर ए का कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, और क्योंकि अगर मिस्टर बी मिस्टर सी को पेमेंट नहीं करते तो मिस्टर ए का कुछ नुकसान हो जाता, तो मिस्टर ए ने वो बी की लायबिलिटी क्लियर कर दी और अपने पास से मिस्टर सी को पैसा दे दिया। तो इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, और मिस्टर ए मिस्टर बी से पैसे वसूल। क्या कंडीशंस होंगी इस केस में? द पर्सन हु हैज पेड द मनी शुड हैव पेड इट टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट। अपना खुद का इंटरेस्ट उसका कुछ इन्वॉल्व होना चाहिए, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने पेमेंट किया, ऐसे ही वॉलंटरली नहीं पेमेंट कर दिया है। और ये जो पैसा है वो किसी और व्यक्ति के द्वारा ड्यू था, मिस्टर बी द्वारा ड्यू था मिस्टर सी को। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत क्लियर कर देगा ये एग्जांपल आपको। मिस्टर ए हु वाज अ टेनेंट ऑफ बी, मिस्टर बी का टेनेंट ए था, उसने प्रॉपर्टी के म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर दिए जिसमें वो रेंट पे था। म्युनिसिपल टैक्सेस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मिस्टर बी की थी, क्योंकि वो मालिक थे प्रॉपर्टी के। तो अब मिस्टर ए रिकवर कर सकते हैं मिस्टर बी से ये पैसा, मिस्टर ए मिस्टर बी से ये पैसा रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि ये मिस्टर बी की लायबिलिटी थी जो उन्होंने पे की, और मिस्टर ए का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इसमें। अगर वो नहीं पे करते तो म्युनिसिपैलिटी वाले आकर के हाउस को सीज कर लेते, और वो वहां पे एज ए टेनेंट रह रहे थे, तो उन्हें दिक्कत हो जाती, इसलिए वो उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो अब ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है, मिस्टर ए अब पेमेंट कर चुके हैं म्युनिसिपैलिटी को, तो वो मिस्टर बी से पैसे ले सकते हैं। मान लीजिए अगर मिस्टर ए टेनेंट नहीं होते, जस्ट एक पड़ोसी होते, ठीक है, तो अब उन्होंने सेम केस में उन्होंने पेमेंट कर दिया, तो अब वो मिस्टर बी से रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था, और तब भी उन्होंने पेमेंट कर दिया है। जब वो टेनेंट थे तो उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, उन्होंने पेमेंट कर दिया, वो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब वो नेबर थे तो उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था, तो वो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। थर्ड आ जाइए, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट। ठीक है, सेक्शन 70 है, where a person lawfully does anything for another person, a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him। कुछ काम कर दिया एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए, लॉफुली कर दिया, या उसको कुछ सामान दे दिया, लॉफुली दे दिया। ठीक है, नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेटिट्यूडली, दान के रूप में उसने नहीं किया, उसका मंशा दान के रूप में करने की नहीं थी। एंड सच जो दूसरे व्यक्ति को जिसके लिए किया, सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट देयरऑफ, दूसरे व्यक्ति ने उसका बेनिफिट एंजॉय कर लिया। अब दूसरा व्यक्ति बाउंड है टू मेक कंपनसेशन टू द फॉर्मर इन रिस्पेक्ट ऑफ और टू रिस्टोर द थिंग्स सो डन और डिलीवर। या तो अब दूसरा व्यक्ति बाउंड है, या तो वो उसका कंपनसेशन दे, उसके पैसे दे पहले व्यक्ति को, या फिर वो सामान वापस ला के दे। ठीक है,
क्या इसको हम, इसके फीचर्स क्या हम कह सकते हैं इस केस में? समथिंग इज डन और समथिंग इज डिलीवर्ड लॉफुली टू अनदर पर्सन, द अदर पार्टी नोन दैट इट हैज बीन डन डिलीवर्ड टू हिम। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ लॉफुली कुछ सामान दिया या कुछ सर्विस दी, और दूसरी पार्टी को मालूम है कि हमको ये सामान मिला है या सर्विस मिली, चाहे सर्विस दी गई या सामान दिया गया, वो पेमेंट लेने की इंटेंशन से किया गया था, न कि दान की नियत से। ग्रेचुइटस एक्ट नहीं था, और दूसरी पार्टी ने उसका बेनिफिट उठा लिया, एंजॉय कर लिया। अब दूसरी पार्टी की क्या ये वो बाउंड है कि वो सर्विस का और प्रोडक्ट का पैसा दे, ठीक है? या फिर वो चाहे तो वो सामान वापस भी कर सकता है, ठीक है? अब एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए, ए ने बी के घर पे विजिट किया, और ए विजिट करते वक्त अपने मैंगोज की पेटी भूल गया बी के घर पे। बी ने देखा कि छूट गया है, और उसको पूरा अच्छी तरीके से मालूम था कि ए गलती से छूट गया है, ए ने गलती से छोड़ दिया है, फिर भी उसने बॉक्स खोला और उसके आम खा लिए। अब बी की ड्यूटी है कि वो मैंगो का पैसा दे दे, या फिर एक दूसरा बॉक्स मैंगो का खरीद के उसको वापस करे, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड सेक्शन 71, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? A person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as a bailey. बेली कौन होता है? जिसको हम अपना सामान देते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने अपना कपड़ा दिया उसको टेलर को सिलने के लिए, तो जो व्यक्ति इस कपड़ा दे रहा है वो बेलर है, जो कपड़ा लिया है वो टेलर, वो बेली है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है कि वो उस पर जो भी काम करना है, शर्ट बनाना है, बना करके उसको वापस कर दे, वो ओनर नहीं हो जाता है। तो ये बेली की कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? जो किसी व्यक्ति ने कोई खोया हुआ सामान प्राप्त किया, ठीक है, खोया हुआ सामान प्राप्त किया और अपनी कस्टडी में ले लिया उसने उस सामान को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली वाली है। तो जो लॉ है वो ये अज्यूम करता है कि जिस व्यक्ति ने सामान को पाया, फाइंड किया, और उसके बीच में और जो सामान का वास्तविक मालिक है उसके बीच में जो सामान खो गया, जिसका सामान खो गया, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। कोई ऑफर नहीं थी, कोई एक्सेप्टेंस नहीं थी, तब भी लॉ अज्यूम करता है कि उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और जो जिस व्यक्ति ने पाया उसको लॉ बेली मानता है, और ये मानता है कि लॉ की उसकी ये ड्यूटी है कि वो वापस कर दे ओनर को सामान, ठीक है? अच्छा, जो इस व्यक्ति ने सामान पाया, खोया हुआ सामान पाया, उसकी क्या ड्यूटी है? उसकी ड्यूटी है कि वो ओरिजिनल असली मालिक को पता करे और उसको सामान वापस कर दे। उस सामान को वो खुद कंज्यूम न करे अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है? और जब तक सामान उसके पास है, उस सामान का प्रॉपर देखभाल करे। एक आम आदमी जो जितनी देखभाल करेगा, उतनी देखभाल उस सामान की करे। अच्छा, जिस व्यक्ति ने सामान पाया है, उसके राइट्स क्या हैं? उसकी राइट्स ये है कि वो सामान को रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है, तब तक जब तक ओरिजिनल मालिक ना मिल जाए, और कोई दुनिया में दूसरा व्यक्ति उससे वो सामान लेने का हकदार नहीं है, ठीक है? तो पोजीशन उसी के पास रहेगा जब तक कि असली मालिक ना मिल जाए। केवल असली मालिक उससे सामान वापस ले सकता है, ठीक है? इसके अलावा उसका राइट ये भी है कि वो जो असली मालिक है उससे वो सारे खर्चे वसूल कर ले सामान को मेंटेन करने में और असली मालिक को ढूंढने में। असली मालिक को ढूंढने में कुछ खर्चा हो गया होगा, सामान को मेंटेन करके रखने में कुछ खर्चा हो गया, वो खर्चा असली मालिक से वो वसूल कर ले। अगर वो उसको वो पैसे नहीं मिलते हैं तो वो रिफ्यूज कर सकता है सामान वापस करने से। अलावा वो एक मुकदमा भी कर सकता है। वो जो अगर कोई मान लीजिए असली मालिक ने कुछ रिवॉर्ड घोषित किया था कि ये सामान मेरा मिल जाएगा तो मैं इतने रुपए दूंगा, तो वो उस पैसे को लेने के लिए मुकदमा कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसको सामान मिलने से पहले ये अवार्ड के विषय में मालूम होना चाहिए था। उसको मालूम होना चाहिए था कि ये इस सामान के मिलने पर ये रिवॉर्ड घोषित किया गया है,
अगर उसको बाद में मालूम पड़ा, सामान मिलने के बाद मालूम पड़ा, तब वो मुकदमा करके पैसे अवार्ड नहीं मांग सकता है। ठीक है। अगर मान लीजिए जो मालिक है, असली मालिक है, वो उसको ढूंढा ही नहीं जा सके, या फिर ढूंढ तो लिया गया लेकिन वो खर्चे देने के लिए इनकार करता है, तो फिर ये जो जिस व्यक्ति ने पाया है सामान, उसके पास ये अधिकार आ जाएगा कि वो सामान को बेच दे। लेकिन इन्हीं दो सर्कमस्टेंसेज में वो बेच सकता है। अगर वो सामान पेरिशेबल नेचर का है, वो खराब हो जाने वाला है, और या फिर उसका ऐसा है कि अगर उसको बेचा नहीं गया या कंज्यूम नहीं किया गया, उसकी वैल्यू बहुत डाउन हो जाएगी अगर उसको जल्दी नहीं बेचा गया, तो इस केस में वो बेच सकता है। अगर उसका वो असली मालिक ढूंढ नहीं पाया वो, या फिर ढूंढ तो लिया लेकिन उसने खर्चा देने से इनकार कर दिया, तो फिर वो अगर पेरिशेबल नेचर का आइटम है तो बेच सकता है। अगर या फिर ऐसा आइटम है कि उसकी वैल्यू बहुत डाउन हो जाएगी तुरंत, तो भी बेच सकता है। ठीक है। और या फिर एक और केस है, जो सामान की वैल्यू है उसका 2/3, एटलीस्ट 2/3 उसको मेंटेन करने में खर्च हो गया। ठीक है। उस सामान को मेंटेन करने में 2/3 पैसा खर्च हो गया हो। लेट्स से 150 रुपए का सामान है और 100 रुपया या उससे ज्यादा उसको मेंटेन करने में खर्च हो गया है उस वेंडर का, तो फिर वो बेच सकता है। कब बेच सकता है? अगर वो मालिक मिला नहीं या फिर वो खर्चा देने से इनकार कर दिया। लास्ट है सेक्शन 72, लायबिलिटी ऑफ द पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्सन। किसी व्यक्ति को पैसा दे दिया गया या सामान डिलीवर कर दिया गया, गलती से या जबरदस्ती उसने ले लिया। ठीक है। अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड, कुछ पैसा दिया गया है या कुछ डिलीवर किया गया सामान बाय मिस्टेक और अंडर कोर्सन, गलती से या फिर जबरदस्ती, उसको वो पैसा वापस करना होगा, सामान रिटर्न करना होगा। ठीक है। एक टेलीविजन खरीदा बी से 10,000 रुपए में और बाय मिस्टेक उसने 11,000 रुपए दे दिया, तो ये वापस लौट करके आया और उसने 1,000 रुपए अपने वापस मांगे बी से। यहाँ पे एक पॉसी कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, और बी बाउंड है पे करने के लिए 1,000 रुपया। इसमें वो ये नहीं कह सकता कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। यहाँ एक पॉसी कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 72 के अंतर्गत। ठीक है। इसको डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, 5 तरह के पॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इलस्ट्रेशन इधर दिया हुआ है। क्लेम्स फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन्स इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested, किसी दूसरे द्वारा, व्यक्ति द्वारा ड्यू था, हमने पेमेंट कर दिया और हम उसमें इंटरेस्टेड थे। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, लायबिलिटी ऑफ द पर्सन टू होम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्सन। इसके एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, ये सब दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।